सेक्स एट डॉन की शुरुआत से ही यह किताब खुद को एक ऐसी कहानी के खिलाफ खड़ा करती है जिसे ज्यादातर लोग पहले से ही मानव यौन व्यवहार के बारे में सच मानते आए हैं। यह एक निजी घटना से शुरू होती है, मलेशिया के जंगल में बंदरों के साथ एक लेखक का अनुभव, जो सिर्फ एक यात्रा किस्सा नहीं रह जाता बल्कि अचानक एक गहरी समझ में बदल जाता है। प्रकृति, आक्रामकता, सत्ता और इस असहज सच्चाई की कि इंसान जानवरों की दुनिया से ऊपर नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है। यही शुरुआती घटना पूरी किताब के लिए एक प्रतीक बन जाती है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम प्रकृति से अलग हैं, नैतिक रूप से उससे ऊपर है और यौन रूप से सभ्य है, जबकि हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। लेकिन किताब का दावा है कि यह एक सुकून देने वाला भ्रम है जिसे धर्म, नैतिकता और अधूरी विज्ञान ने मिलकर बनाया है, न कि मानव इतिहास की सच्ची समझ ने। आर बहुत स्पष्ट और साहसी है। लेखक कहते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से जीवन भर की सख्त एक पत्नी एक पति के लिए नहीं बने हैं, जैसा कि आधुनिक संस्कृति मानती है। इसके बजाय हमारे विकास के लंबे इतिहास में लोग छोटे आपस में जुड़े हुए सामाजिक समूहों में रहते थे, जहां संसाधन, बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और यहां तक कि यौन संबंध भी अपेक्षाकृत खुले और साझा होते थे। लेखक ये नहीं कहते कि प्रागैतिहासिक लोग पूरी तरह बिना नियम के जीते थे, बल्कि ये कि उनका यौन जीवन आज की शादी केंद्रित व्यवस्था से कहीं ज्यादा लचीला, सहयोगी और कम स्वामित्व आधारित था। वे उस स्टैंडर्ड नैरेटिव को चुनौती देते हैं जिसमें माना जाता है कि पुरुष सिर्फ प्रजनन और पितृत्व सुनिश्चित करने के लिए रिश्ते बनाते हैं, जबकि महिलाएं सुरक्षा और संसाधनों के लिए। उनके अनुसार यह कहानी बार बार दोहराई गई है, इसलिए सच लगती है, लेकिन यह असल में कृषि और पितृसत्तात्मक समाज की उपज है, न कि मानव प्रकृति की। इस विचार को समझा नोचने के तरीकों को तोड़ती है। यह बताती है कि हम अक्सर जो सामान्य लगता है उसे प्राकृतिक समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। संस्कृति हमें चुपचाप सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या आकर्षक है और क्या घृणित। जैसे अलग अलग संस्कृतियों में खाने को लेकर पसंद नापसंद बदल जाती है, वैसे ही सेक्स के बारे में भी हमारी धारणाएं बदलती हैं। इच्छा, ईर्ष्या, आकर्षण और नफरत सिर्फ जैविक नहीं होते, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से भी बनते हैं। किताब बार बार चेतावनी देती है कि हमें अपने सांस्कृतिक अनुभव को सार्वभौमिक सत्य नहीं मान लेना चाहिए। इसके बाद किताब इतिहास की ओर जाती है और आज के मुकाबले कृषि का समय बहुत छोटा है। ज्यादातर समय इंसान शिकारी संग्रहकर्ता, फोरेजर्स के रूप में छोटे बराबरी वाले समूहों में रहा। वहां संपत्ति कम थी, साझेदारी ज्यादा थी और जीवन समूह पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही कृषि आई, सब कुछ बदल गया। जमीन निजी संपत्ति बन गई जिसे बचाना और आगे देना जरूरी हो गया। महिलाओं की स्थिति बदल गई क्योंकि अब प्रजनन को संपत्ति और वंश से जोड़ा जाने लगा। लेखक कहते हैं कि यही वह मोड़ था जहां से ईर्ष्या, नियंत्रण, दमन और महिलाओं की यौन स्वतंत्रता पर निगरानी बढ़ी। किताब का एक बड़ा हिस्सा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की आलोचना। झानिक अक्सर आज के समाज को देखकर अतीत की कहानी बना लेते हैं, जिसे वे फ्लिंस्टनाइजेशन कहते हैं, यानी प्रागैतिहासिक जीवन को ऐसे कल्पना करना जैसे वह आज का ही एक आदिम संस्करण हो। हॉब्स, रूसो और मल्थस जैसे विचारकों ने अपने अपने नजरिए से मानव अतीत की गलत तस्वीरें बनाई और यही धारणाएं डार्विन तक पहुंची। इस तरह आधुनिक विज्ञान में भी कई बार पुरानी धारणाएं सच बनकर रह गई। किताब विकासवाद को नहीं नकारती, बल्कि यह बताती है कि उसके नाम पर जो नैतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे अक्सर गलत होते हैं। चार्ल्स डार्विन इस बहस में एक महत्वपूर्ण पात्र बनते हैं। लेखक उनका सम्मान करते हैं कि उनके विचारों पर उनके समय की विक्टोरियन नैतिकता का असर था, जहां सेक्स को दबाया जाता था और महिलाओं को आदर्श पवित्र रूप में देखा जाता था। डार्विन के विचार, जैसे महिलाओं का संकोची होना और पुरुषों का अधिक इच्छुक होना, बाद में मानव यौन व्यवहार के सिद्धांतों का हिस्सा बन गए। लेखक बताते हैं कि डार्विन ने यह कहानी बनाई नहीं, लेकिन उसे वैज्ञानिक वैधता जरूर दी। इसके बाद किताब जैविक और प्राइमेट्स के अध्ययन की ओर जाती है। यह इंसानों की तुलना गोरिल्ला से न और बोनोबो से करती है। इन प्रजातियों में बार बार यौन संबंध, कई पार्टनर और सामाजिक जुड़ाव देखने को मिलता है। मानव शरीर भी ऐसे संकेत देता है जो सख्त मोनोगेमी से मेल नहीं खाते।
जैसे पुरुषों के अपेक्षाकृत बड़े अंडकोश जो स्पर्म कंपटीशन की ओर इशारा करते हैं, और महिलाओं की बार बार ऑर्गेज्म की क्षमता। लेखक इन बातों को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मानव शरीर खुद एक अलग कहानी कहता है। पितृत्व पैटर्निटी के मुद्दे पर भी किताब सवाल उठाती है। आम धारणा है कि पुरुषों को यह जानना जरूरी होता है कि बच्चे उनके ही हैं, कि यह चिंता मुख्य रूप से कृषि के बाद आई, जब संपत्ति और विरासत का सवाल महत्वपूर्ण हो गया। शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में जहां बच्चे सामूहिक रूप से पाले जाते थे, जैविक पिता की पहचान उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। कई समाजों में यौन स्वतंत्रता के बावजूद सामाजिक स्थिरता बनी रहती थी। किताब ईर्ष्या को भी एक सार्वभौमिक सत्य मानने से इनकार करती है। लेखक मानते हैं कि ईर्ष्या होती है, लेकिन यह हमेशा एक जैसी नहीं होती। जब समाज में और संपत्ति महत्वपूर्ण होती है, तब ईर्ष्या और नियंत्रण बढ़ते हैं। आधुनिक रिश्तों में जहां एक व्यक्ति से हर जरूरत पूरी करने की उम्मीद होती है, संबंध टूटने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या इंसानों में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में है जो दो लोगों पर असंभव अपेक्षाएं डालती है। आज के समय की यौन समस्याओं जैसे असंतोष, बेवफाई, बोरियत को भी किताब इसी दृष्टि से देखती है। यह कहती है कि हमारी जैविक इच्छाएं और सामाजिक नियमों के बीच टकराव है। हमें ई साथी के साथ जीवन बिताना सही है, लेकिन हमारी इच्छाएं अक्सर इससे अलग दिशा में जाती हैं। इस वजह से आधुनिक विवाह एक ऐसा ढांचा बन जाता है जो इंसान को उस रूप में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह बना ही नहीं है। फिर भी लेखक ये नहीं कहते कि प्राचीन जीवन आदर्श था। वे मानते हैं कि वह कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि उस समय की सामाजिक संरचना आज से अलग थी। कम स्वामित्व, ज्यादा साझेदारी का हिस्सा था। अंत में किताब एक बड़ा सवाल छोड़ती है। अगर स्टैंडर्ड नैरेटिव गलत है, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं शर्म, भ्रम, असंतोष गलत धारणाओं पर आधारित हो सकती है। किताब कोई सीधा समाधान नहीं देती, बल्कि सोच बदलने का में यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि प्राकृतिक क्या है। यह सवाल उतना सरल नहीं है जितना हम मानते हैं। आखिर में जो सबसे गहरी बात रह जाती है, वह यह है कि समाज अक्सर अपनी आदतों को बायोलॉजी कह देता है, जबकि वे असल में इतिहास और संस्कृति की उपज होती हैं। अगर हम इस परत को हटा दें, तो हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। शादी, ईर्ष्या और इखाने लगते हैं। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद मानव यौन जीवन उतना सरल, सीमित और नियंत्रित नहीं था जितना आधुनिक नैतिकता हमें बताती है, बल्कि कहीं ज्यादा जटिल, खुला और सामूहिक था।